जो हर कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगे? Cellular components and matrix. Cells, fibers and ground substance. तो हम हाँ जी, हम किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की हेडिंग के अंडर हम कौन-कौन से कनेक्टिव टिश्यू को लेते हैं? Loose and dense connective tissue and Loose connective tissue, dense adipose and reticular. Adipose and reticular connective tissue, good. ठीक है. अच्छा, अब ये जितना टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, इनके सेल्स जो हैं वो कहाँ से डिराइव होंगे? कुछ रेजिडेंट सेल्स मीसेनकाइम से. ठीक है, यानी बेस जो है दैट इज मीसेनकाइम. फिर मीसेनकाइम देन फर्दर जो है वो डिफरेंशिएट होता है, यानी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मीसेनकाइमल सेल्स होते हैं. और मीसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी भी सेल में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. और अगेन वो सेल्स जो है वो एग्रीगेट होते हैं और उनके बाद जो है वो कनेक्टिव टिश्यू बना देते हैं या कोई भी टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो बना देते हैं. ठीक है, तो कार्टिलेज जो है वो किस कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आता है? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमने जो पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, हमने कहा कि उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है, हमने कहा कि उसके अंदर जो है वो और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आता है? Dense, regular, adipose and reticular type of connective tissue. Then we have dense connective tissue. Dense connective tissue की further classification क्या होती है बेटे? Dense, regular, irregular. Dense, irregular and dense, regular connective tissue. Regular and irregular. और regular को further हम collagenous और elastic में जो है वो divide कर देते हैं. ठीक है, जो ligament और tendons में होता है. ठीक, लेकिन हम देखें तो कॉमन चीज ये है कि हर कनेक्टिव टिश्यू, चाहे वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो, उसमें सब में जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम है. यानी वी हैव सेल्स और जो कि स्पेशलाइज हो जाएंगे हर टिश्यू के लिहाज से, एंड वी हैव फाइबर्स एंड वी हैव मैट्रिक्स. इसी तरीके से जब हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कार्टिलेज, बोन, ब्लड और बेटे हम तीन ही आते हैं, ब्लड, कार्टिलेज एंड बोन. और इसमें जो है हम जब बात करते हैं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज के आप कहाँ बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? आपने अभी तक जितना पढ़ा है एनाटॉमी, उसमें आपने कार्टिलेज किस किस तरह का कार्टिलेज जो है वो सुना है? hyaline cartilage, fibrous cartilage, fibrous, elastic cartilage. ये तो हम कार्टिलेज की फर्दर जो है वो टाइप्स बता रहे हैं ना, लेकिन आपने, मैं कह रही हूँ कि जैसे बॉडी में जो है वो कहाँ कार्टिलेज पड़ा है कि यहाँ पे कार्टिलेज होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज और कोस्टल कार्टिलेज, एपिफिजियल कार्टिलेज. ठीक है, ये सारे के सारे कार्टिलेज जो है वो आपको पता है. आपके ख्याल में कार्टिलेज क्या करता होगा? हम कार्टिलेजिनस जॉइन करते हैं, लाइक जॉइंट्स भी होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है. जॉइंट में क्या करेगा? जैसे साइनोवियल जॉइंट है, तो साइनोवियल जॉइंट में जो है वो हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क है या आर्टिकुलर कार्टिलेज है. क्या करेगा? स्लाइडिंग में हेल्प नहीं करेगा, थोड़ी सी कैप्सूल बनाएगा, प्रेशर बियर करेगा. चलो स्टार्ट करते हैं अब हम कार्टिलेज. ठीक है मैम जी. मैम आपने एडिपोसाइट्स के बारे में कहा था कि ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये फाइब्रोब्लास्ट से ही बनेंगे, इवन दे हैव न्यूक्लियस. हाँ, तो मैम ये कैसे हो सकता है? न्यूक्लियस भी है तो फिर भी नहीं कर सकते. बेटे ये तो सेल की जो है वो प्रॉपर्टीज है. नया एडिपोसाइट बन जाएगा लेकिन वो एडिपोसाइट जो है वो डिवाइड नहीं होता. मैम उसके पास न्यूक्लियस है, वो जी नॉट में होगा फिर. सॉरी मैम वो सेल साइकिल के जी नॉट फेज में चला जाएगा. जी नॉट बेस क्या होता है पहले ये बताओ? मैम जिसमें परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं सब, वो मैम वो G1 में नहीं जाएगा.
बेटे वो परमानेंट टिश्यू में ही होता है और वो जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता। हाँ, अगर हमें जरूरत हो तो हमारे सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होके जो है वो हमें स्पेशलाइज्ड सेल्स बना देते हैं। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एक होता है रिजिड, ठीक है, और इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक होगा और एक होगा रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? एजाइल, स्ट्रेस को अपोज करने के लिए, मतलब जो प्रॉपर्टी स्ट्रेस को अपोज करती है। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस को अपोज करती है। या फिर रेजिलिएंट का ना अगर आप मेडिकल डिक्शनरी में देखोगे ना तो रेजिलिएंट क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि रेजिलिएंट। और इसके अलावा क्या है कि इट रेजिस्ट कंप्रेशंस, जितने भी कंप्रेशंस होते हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए हमें जो एक टफ चीज चाहिए दैट इज कार्टिलेज। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जनरली आपको पता होना चाहिए कि कार्टिलेज इज ऑलवेज एवास्कुलर। ठीक है, हमने एवास्कुलर और कौन सी चीज पढ़ी थी, और कौन सा टिश्यू था जो हमने कहा था कि एवास्कुलर? एपिथेलियम। एपिथेलियम। ठीक है, तो एपिथेलियम इज एवास्कुलर और इसी तरीके से जो है वो कार्टिलेज जो है दैट इज आल्सो एवास्कुलर। और जब कोई भी चीज एवास्कुलर होगी ऑब्वियसली इसके अंदर सेल्स हैं, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए से जो है वो हमारे पास आती है। जैसे कि हमने देखा था कि एपिथेलियम में जितना भी हमने एपिथेलियम पढ़ा उसमें नीचे बेसल लैमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और वहां से न्यूट्रिशन जो है वो डिफ्यूज होके अपर लेयर्स में जाती है। इसी तरीके से जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो कार्टिलेज में भी एक आउटर लेयर होती है जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, जिसके बारे में हम ये बात करेंगे। उसमें जो है वो हमारे पास एक उसकी फर्दर जो लेयरिंग होती है उसमें एक लेयर में हमारे पास वेसल्स होंगी जो कि न्यूट्रिशन लेके आएंगी और वो जो है कोर ऑफ द कार्टिलेज तक जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो डिफ्यूज होके पहुंचेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एपिथेलियम एंड कार्टिलेज they both are avascular and they get their nutrition from the surroundings। ठीक है, अब ये कहां से आता है कार्टिलेज? अब अगर आपको ये याद हो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू किया था तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एक नॉर्मल जो है वो साइकिल है कि हमें कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का एक हमारे पास जो है वो टिश्यू होता है जिसको हम मीजेनकाइमल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इस मीजेनकाइमल टिश्यू के अंदर मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं और ये मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं वो स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं जिनको हम स्टेलेट शेप्ड सेल्स कहते हैं विद लॉन्ग प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये मीजेनकाइमल सेल जो है ये फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है इनटू, अगर फाइब्रोब्लास्ट में होंगे तो ऑब्वियसली फाइबर मेकिंग सेल्स या फाइब्रोसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि ये सारे के सारे हमारे जो पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज और ब्लास्ट मीन्स इमेच्योर सेल, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे तो मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होंगे इनटू इमेच्योर कार्टिलेज मेकिंग सेल्स जिनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं वो फर्दर मैच्योर होंगे एंड दे विल फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट। कैसे, अभी हम आगे देख लेंगे। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये हमारा बनाते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज की फर्दर टाइप्स, हाइलाइन फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि आपको मोस्टली सबको जो है ये टाइप्स पता है जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इन टाइप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। लेकिन बेसिक अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो जितना भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है दिस इज ऑल ड्राइव फ्रॉम मीजेनकाइमल सेल्स और मीजेनकाइमल सेल फर्दर जिस सेल में डिफरेंशिएट होंगे उसी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बना देंगे। अब फंक्शंस जो है वो क्या है कार्टिलेज के? कोई भी आप जो है हिस्टोलॉजी में कोई भी आप टिश्यू पढ़ते हो या किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हो तो उनके बेसिक फंक्शन जो है वो आपको पता होना जरूरी है। जैसे कार्टिलेज क्या करता है, इट सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज, यानी जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो जरूरी है। जैसे आप नेजल कार्टिलेज अपने नाक पे हाथ लगा के देखो तो आपको यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट लेकिन थोड़ा सा टफ पोर्शन नजर आएगा, तो दिस इज नेजल कार्टिलेज। और नेजल कार्टिलेज अगर ना हो तो ऑब्वियसली आपके नोज की जो है वो शेप सॉफ्ट टिश्यू नहीं बना सकता, तो सपोर्ट करता है सॉफ्ट टिश्यूज को। और प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज शॉक एब्जॉर्बिंग। ठीक है, अब शॉक एब्जॉर्बिंग कहाँ होता है, हम अगर देखें तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है
जो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज है, जिसको हम कहते हैं कि ये जी वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो डिस्क हमारी जो है वो इससे बनी हुई होती है। ऑब्वियसली वो सारा शॉक एब्जॉर्बिंग जो वो है वो करता है। इसी तरीके से स्मूथ सरफेस अलाउ स्लाइडिंग। अब ये स्लाइडिंग कहाँ होती है? हमारे जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं वहां पे सारे का सारा आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के ऊपर हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर ही अगर देखो तो साइनोवियल फ्लूइड होता है, और साइनोवियल फ्लूइड और आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी फंक्शन ऑफ कार्टिलेज है। और इसके अलावा फंक्शंस में क्या आता है कि फर्म कंसिस्टेंसी ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स अलाउ द टिश्यू टू बियर मैकेनिकल स्ट्रेसेस विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा क्या है कि इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन। अब ये है कि जब हम बोन की डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल बनता है बोन का, यानी बोन डायरेक्टली बोन में डेवलप नहीं होती। बोन जो है वो पहले कार्टिलेज बनता है, और कार्टिलेज जो है वो उसके बाद उसकी कैल्सिफिकेशन होती है और हमारे पास बोन बनती है। तो ऑब्वियसली एक छोटे बच्चे की बोन का साइज और एडल्ट की बोन का साइज फर्क होता है। तो ये सारी की सारी ग्रोथ जो है या डेवलपमेंट ऑफ बोन जो है ये सारी की सारी डिपेंडेंट है हमारे कार्टिलेज की। तो बेसिक फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए कार्टिलेज का तो इट सपोर्ट्स सॉफ्ट टिश्यूज, शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, और स्लाइडिंग में स्मूथ सर्फेसेस का जो है वो इन केस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज स्लाइडिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेसेस को बियर करता है विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन। और इसके अलावा जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बोन में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब कॉन्ड्रोजेनेसिस कैसे होता है? अब ये जो है अगर आप देखो इसके पुराना एडिशन आपकी लाइक हुसैन का, तो उसमें कॉन्ड्रोजेनेसिस जो है वो पहले दिया हुआ होता था कि कार्टिलेज बनता कैसे है। अब जो है वो उन्होंने शायद इसमें से रिमूव कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि कैसे होता है कॉन्ड्रोजेनेसिस। हमने कहा कि हमारे पास जो है, अगर आप यहाँ देखो जहाँ कर्सर है, यहाँ पे आपको स्टार शेप सेल्स या स्टेलेट सेल्स नजर आ रहे हैं। तो दीज आर मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है। अब मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो स्टार शेप्ड हैं और उनके जो है वो लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं जो कि इनको स्टार शेप अपीयरेंस देते हैं। जब कार्टिलेज फॉर्मेशन शुरू होती है तो क्या होता है कि ये मेसेनकाइमल सेल्स दे रिट्रैक्ट देयर प्रोसेसेस एंड दे बिकम राउंडेड। कुछ इस तरह से जो है वो हो जाते हैं राउंडेड, जैसे कि आपको ये सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा है। जब ये राउंडेड हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे पास, जो हमारे पास पहला जो है वो इमेच्योर सेल था, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। अब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये सेल्स जो है इस स्टेज पे मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू करते हैं। जब ये मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं तो ये पिक्चर 3 में जैसे प्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास सेल्स हैं और ये मैट्रिक्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। अब ये मैट्रिक्स की वजह से जो है वो सेल जो है जो कि बहुत ज्यादा क्लोज टुगेदर थे, ये लिटिल बिट फार हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जब ये माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं तो ये अपने आप को ये छोटी छोटी कैविटीज के अंदर जो है वो बंद कर लेते हैं और इनको हम कहते हैं लेक्यूने, ठीक है। और इस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं आइसोजेनस ग्रुप, यानी सेम टाइप ऑफ सेल्स जो हैं उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ये पूरे का पूरा कार्टिलेज मॉडल, जो कि कुछ इस तरह से जो है वो प्रेजेंट करता है। यानी पहले हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स थे, दे रिट्रैक्ट देयर प्रोसेस, यानी कॉन्ड्रोजेनेसिस का पहला स्टेप, दे रिट्रैक्ट देयर प्रोसेस, दे बिकम राउंडेड इन शेप एंड दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। And these chondroblasts then secrete the matrix and they become far apart। और जब ये कर रहे हैं तो इसी में जो है वो इनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है and they become entrapped in लेक्यूने और स्मॉल स्पेसेस। और इसके अंदर जो है जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनेंगे इनको हम आइसोजेनस ग्रुप्स कहते हैं। अब जब आपका वाइवा होता है हिस्टोलॉजी का, जब लॉन्ग स्लाइड के साथ, ऑब्वियसली हमारे पास 4 तरह का कार्टिलेज हम वहां पे स्लाइड्स में लगाते हैं। तो लॉन्ग स्लाइड में ऑलमोस्ट एक ग्रुप में अगर 24 स्टूडेंट्स हैं तो एटलीस्ट 8 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कार्टिलेज की स्लाइड होती है। तो उनसे यही पूछा जाता है कि बेटे ये आइसोजेनस ग्रुप जो है ये क्या चीज होती है। तो अगर आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आइसोजेनस ग्रुप बनता कैसे है। तो ये हो गई कार्टिलेज फॉर्मेशन, कि इस तरीके से जो है वो कार्टिलेज बनेगा। अब
जो लेक्यूने के अंदर ट्रैप होते हैं जो सेल्स, उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, यानी मैच्योर कार्टिलेज मेकिंग सेल्स। अब आ जाता है कि हमारे पास कार्टिलेज जो है दैट इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो क्या है कि दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द कार्टिलेज। ऑब्वियसली कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ कार्टिलेजेस में, कुछ में नहीं भी होता, ठीक है। अब इसमें जो है वो क्या है कि ये किस चीज से बनी होती है, डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो आउटर लेयर है, ठीक है, यानी ये फाइब्रस लेयर है तो इट इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलरली अरेंज्ड फाइब्रस टिश्यू। It ensheathes the cartilage जो हमने बात की, and it houses the blood vessels that nourish chondrocyte. अब फर्दर अगर देखें तो पेरिकॉन्ड्रियम इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। आउटर लेयर जो आपको यहाँ नजर आ रही है फाइब्रस लेयर कहलाती है, और इसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर फाइबर्स होने चाहिए, ठीक है, और फाइबर्स होंगे तो फाइबर मेकिंग सेल्स होने चाहिए, और फाइबर मेकिंग सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट्स या फाइब्रोसाइट्स। अब उसके अलावा जो है वो क्या है, सेकेंड लेयर जो है वो हम बात करते हैं दैट इज इनर सेल्यूलर लेयर। अब इस सेल्यूलर लेयर के अंदर जो है वो कौन से सेल्स होंगे, दीज आर इमेच्योर सेल्स या कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, ठीक है। जो हमने पिछला प्रोसेस जो कॉन्ड्रोजेनेसिस का पढ़ा है उसको अगर थोड़ा सा जहन में रखेंगे आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोसेस जो है ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज तक जो है वो कैसे पहुंचता है। अब जब हम बात करते हैं आउटर फाइब्रस लेयर की, तो हमने कहा कि कार्टिलेज इज एवास्कुलर, तो एवास्कुलर है तो इसमें जो न्यूट्रिशनल पोर्शन है ये कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे पास आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम से। हम इनर सेल्यूलर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि आउटर फाइब्रस लेयर जिसके अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप का, डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वहां पे हमें कोलेजन फाइबर्स हैं, ऑब्वियसली कोलेजन फाइबर मेकिंग सेल्स हैं, उसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, यानी इस पोर्शन में ब्लड वेसल्स भी हैं, इसमें नर्व्स भी हैं, और इसमें लिम्फ कैपिलरीज भी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब जब हम सेल्यूलर लेयर की बात करते हैं तो इस सेल्यूलर लेयर को हम कॉन्ड्रोजेनिक लेयर कहते हैं, यानी कार्टिलेज फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर इमेच्योर कार्टिलेज मेकिंग सेल्स, जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। अब पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, अब पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होती है हाइलाइन कार्टिलेजेस में और इलास्टिक कार्टिलेजेस में, एंड इट इज एब्सेंट इन आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। और वो क्यों, वो भी हाइलाइन की वेराइटी है, वहां पे इसलिए नहीं होती कि वहां पे न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है साइनोवियल फ्लूइड के जरिए से आपकी कार्टिलेज की सब्सटेंस में। इसी तरीके से इट इज एब्सेंट इन फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में क्यों, क्योंकि वहां पे भी जो है वहां पे फाइब्रो कार्टिलेज को जो है वो आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं, तो इसको भी कहते हैं कि डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास स्मॉल कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जब हम उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू था तो उसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे, उसमें सेल्स भी होंगे, उसमें फाइबर्स भी हैं, तो वो सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो वहां पे भी जो है वो हमें स्पेसिफिकली इस लेयर की जरूरत नहीं है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यानी बाहर इतना ज्यादा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है कि वहां से ही हमें डिफ्यूजन के जरिए से सारी की सारी एनर्जी मिल जाएगी। तो हमने कहा कि पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो प्रेजेंट होगी मोस्ट ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेजेस में, जैसे कि हम कॉस्टल कार्टिलेज की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे जो नेजल कार्टिलेज हैं या बाकी कार्टिलेजेस जितने बॉडी में प्रेजेंट हैं हाइलाइन फॉर्म के, जैसे आपके ट्रेकियल रिंग है उसके अंदर जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज में, तो इनमें पेरिकॉन्ड्रियम की जरूरत होती है ताकि न्यूट्रिशन जो है वो कोर ऑफ द कार्टिलेज तक पहुंच जाए। फाइब्रो कार्टिलेज में नहीं है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये दो कार्टिलेजेस हैं जिनके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम की जरूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं सेल्स जो कि इनर सेल्यूलर लेयर में प्रेजेंट हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं ये बेसिकली एलिप्टिकल शेप, यानी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये फ्लैट नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये फ्लैट सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द इनर सेल्यूलर लेयर। अब ये फ्लैट सेल्स जो हैं इस स्टेज पे ये दे लाइन द बॉर्डर बिटवीन पेरिकॉन्ड्रियम और मैट्रिक्स, इनके दरमियान में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये यहाँ से जो है वो मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जब मैट्रिक्स रिलीज करेंगे
तो फिर जो है वो ये इनर पोर्शन ऑफ द कार्टिलेज के अंदर आते जाएंगे। जब ये आ जाएंगे और आइसोजेनस ग्रुप्स बना लेंगे, इंटरैक्ट हो जाएंगे, तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाएंगे। The cells which become imprisoned within the matrix, they become chondrocytes. सिंपल सी बात है कि यहाँ से ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज शुरू होती है। अगर आपको पहली स्लाइड कॉन्ड्रोजेनेसिस वाली याद हो, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट मैट्रिक्स जैसे से रिलीज करना शुरू होते हैं तो दे फार अपार्ट हो जाते हैं, फार अपार्ट होके और फिर आइसोजेनस ग्रुप्स बना लेते हैं और वो कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाते हैं। अब कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, अब हमने कहा कि बॉडी ऑफ द कार्टिलेज के अंदर, ठीक है, हमने वो तो आउटर लाइनिंग थी। अब बॉडी ऑफ द कार्टिलेज जो है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि इंटरैक्ट हैं या फिर जो कि आइसोजेनस ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर प्रेजेंट इन आइसोजेनस ग्रुप। आइसोजेनस ग्रुप क्या होता है, हमने पहले बता दिया कि माइटोटिकली डिवाइड होके सेल इंटरैक्ट हो जाते हैं लेक्यूने या स्मॉल स्पेसेस के अंदर, और वो एक जैसे सेल्स जो होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं जिस जो ग्रुप बना रहे हैं उसको हम आइसोजेनस ग्रुप कहते हैं। अब कॉन्ड्रोसाइट दे कंप्लीटली फिल देयर लेक्यूने, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो नजर आ रहा है कि ये कंप्लीटली फिल करते हैं अपने लेक्यूने को। और इनकी प्रॉपर्टी ये ज्यादा बेजोफिलिक जो ये नजर आ रहा है आपको, वो इसलिए नजर आ रहा है कि इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ढेर सारा होगा, क्योंकि ये रिलीज करते हैं मैट्रिक्स कंपोनेंट को। तो ऑब्वियसली जब वो रिलीज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, और वो जितना भी प्रोटीन कंपोनेंट बना रहा है उसको पैक करने के लिए गोल्गी एपरेटस चाहिए। तो ये दोनों चीजें वेल फॉर्म जहां भी होंगी जिस सेल में भी, तो ये बेसोफिलिक अपीयरेंस देगा। इसके अलावा सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होंगे और यूक्रोमैटिक न्यूक्लियस होगा। दे आर सिंथेटिकली एक्टिव सेल्स एंड दे सिक्रीट द मैट्रिक्स, जो कि इसका फंक्शन है। अब ये क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं, ऑब्वियसली ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात होती है कि कॉन्ड्रोसाइट जो है वो सिंथेसाइज क्या करता है। दे सिंथेसाइज टाइप 2 कोलेजन। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है वो इसमें जो है वो किस तरह का कोलेजन होता है, ठीक है। तो टाइप 2 कोलेजन फाइबर, और टाइप 2 कोलेजन फाइबर जो होते हैं दे आर वेरी थिन। जब हम बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की या फिर डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें जो अबंडेंट कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो टाइप 1 फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे होंगे टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। उसके अलावा इलास्टिन जो है वो बनाता है इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर। उसके अलावा प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, मेटालोप्रोटीनेजेस हैं, कॉन्ड्रोनेक्टिन है। तो ये सारी की सारी चीजें जो सिंथेसाइज करता है कॉन्ड्रोसाइट, ये बेसिकली आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे वाइवा में जो है वो सिंपल बात पूछी जाती है, होता है समटाइम्स कि आपसे जो है वो एक्सटर्नल ये पूछ ले कि जो है वो कॉन्ड्रोसाइट का फंक्शन क्या होता है, वो क्या सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, आई थिंक मैट्रिक्स कंपोनेंट में जो है वो हम आपको बताते हैं। अब ये थे हमारे पास सेल यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स। अब जब हम मैट्रिक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड रिजिडिटी, इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंस, तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और इसमें मैट्रिक्स में कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स में कोलेजन कौन कौन सा होगा, कोलेजन टाइप 1 भी होगा, कोलेजन टाइप 2 भी होगा और कोलेजन टाइप 11 भी होगा। जो हमारे पास आउटर फाइब्रस लेयर थी वहां पे हमारे पास मोस्टली टाइप 1 कोलेजन होता है, लेकिन हमने कहा जो मैट्रिक्स रिलीज करते हैं कॉन्ड्रोसाइट वो टाइप 2 और टाइप 11 होता है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ड्रोनेक्टिन्स हैं, फिब्रोनेक्टिन्स हैं, ये सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से कार्टिलेज को हम पूरे के पूरे को ब्लू अपीयरेंस देते हैं या बेसोफिलिक अपीयरेंस देते हैं, वो होते हैं नॉन सल्फेटेड गैग्स या सल्फेटेड गैग्स। अब जो सल्फेटेड गैग्स होते हैं वो बेसिकली हाईली बेसोफिलिक अपीयरेंस ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो देते हैं। यानी आप जब ड्रॉ करोगे कार्टिलेज की डायग्राम तो उसमें जो है आपको सारा का सारा मैट्रिक्स जो है उसको लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में जो है वो करना होता है, ठीक है। अब वो किस वजह से होता है कि कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हाईली बेसोफिलिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कम, जैसे कार्टिलेज जैसे कोलेजन है, कोलेजन जो है वो पिंक अपीयरेंस बनाता है, ठीक है। जैसे आपने अभी भी बनाया होगा डेंस रेगुलर में, डेंस इरेगुलर में जो कोलेजन फाइबर बनाए होंगे वो आपने अपनी पिंक पेंसिल से यानी एसिडोफिलिक अपीयरेंस देते हैं।
लेकिन इन केस ऑफ कार्टिलेज जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैट्रिक्स को हम बेसोफिलिक बनाते हैं, यानी ब्लू कलर का बनाते हैं। और वो किस वजह से होता है? वो होता है सल्फेटेड गैग्स की वजह से, जो कि बेसोफिलिक अपीयरेंस देते हैं। अब हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या चीजें होंगी? बेसोफिलिक हमने बता दिया, किस वजह से? सल्फेटेड गैग। वाइवा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आप बेटे आपने ये जो डायग्राम ड्रॉ की है इसमें कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसको ब्लू क्यों बनाया है? तो वो ब्लू हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर सल्फेटेड गैग्स होते हैं। ये छोटा सा जवाब होता है जो आप लोग बेटे उस वक्त याद नहीं आता कि क्यों होते हैं ब्लू। अब इसमें 3 चीजें आपकी किताब ने डिफाइन की हैं। एक होता है, ये हो गया हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। हम कहते हैं कि इट इज राउंडेड इन शेप, ठीक है, राउंडेड इन शेप है। ये आइसोजेनस ग्रुप आपको पूरे का पूरा एक नजर आ रहा है। तो सेल के अराउंड जो मैट्रिक्स है उसको हम पेरी सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज पेरी सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड इट इज हाईली बेसोफिलिक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेरिटोरियल मैट्रिक्स। अब जो एक आइसोजेनस ग्रुप को जो है जो सराउंड कर रहा है मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इट इज आल्सो रिच इन गैग्स एंड इट्स स्टेन डार्कर, ठीक। अब इसके अलावा एक और मैट्रिक्स होता है जो 2 आइसोजेनस ग्रुप के दरमियान होता है, जिसको हम इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपकी किताब में जो है वो इस दफा नए एडिशन में जो है ये 3 चीजों को ऐड किया है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाई द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज बेसोफिलिक, ठीक है। सल्फेटेड गैग्स उसका आंसर है, ठीक। अब दूसरी चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस में जो है वो मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें जो है वो हैं। तो वी हैव पेरीसेल्युलर, यानी अराउंड अ सिंगल सेल जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड पेरीसेल्युलर मैट्रिक्स, और इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं कि यहाँ पे सल्फेटेड गैग ज्यादा होता है और आपके टाइप 2 फिब्रिल जिनकी हमने बात की है वो कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये हाईली बेसोफिलिक होता है। और उसके बाद इससे थोड़ा सा कम जो है वो होता है टेरिटोरियल मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो रिच इन गैग्स, लेकिन इसके अंदर जो है वो टाइप 2 फिब्रिल्स आना शुरू हो जाते हैं जो कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स हैं। तो उसकी वजह से ये अ लिटिल बिट लेस डार्कर होगा एज कंपेयर टू पेरीसेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। और जो इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स है वो लाइटर हो जाएगा क्योंकि वहां पे फाइबर कंपोनेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा और मैट्रिक्स कंपोनेंट या गैग्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स या 3 पार्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब आ जाती है कि कार्टिलेज ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। अब कार्टिलेज ग्रोथ में भी जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में शायद आपकी किताब ने नहीं लिखा, बट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ जो कि होती है। वन इज इंटरस्टिशियल ग्रोथ, ठीक है। अब नाम से पता चलता है कि इंटरस्टिशियम या बॉडी ऑफ द कार्टिलेज में जो है वो जो ग्रोथ होगी दैट इज इंटरस्टिशियल ग्रोथ। और एपोजिशनल जो है वो आपको पता चल जाती है कि ये एंड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या है, इंटरस्टिशियल ग्रोथ कैसे होगी कि हम ये देख रहे हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हमारे पास हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होकर आइसोजेनस ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्रॉम विद इन ग्रोथ होती है कार्टिलेज की दैट इज इंटरस्टिशियल ग्रोथ, ठीक है। और न्यूली फॉर्म कार्टिलेज जो है ग्रो बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल थ्रू आउट इट्स सब्सटेंस, यानी कार्टिलेज जो है वो पूरी की पूरी उसकी सब्सटेंस जो है वो वहां पे जो ग्रोथ हो रही है दैट इज इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल ग्रोथ जो है और एपोजिशनल की बात कर ले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ होती है। Appositional growth result from differentiation of perichondrial cell, और perichondrial cells जो हैं these are present in the perichondrium, ठीक है, जो chondrogenic layer की बात की थी हमने। तो जिन कार्टिलेजेस के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगी वहां पे इंटरस्टिशियल ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे जो है वो कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स उस तरह से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहां पे जो है वो मोस्टली जो ग्रोथ पैटर्न होगा दैट इज इंटरस्टिशियल। और जिनमें कार्टिलेजेस के अंदर हमारे पास जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम वेल फॉर्म्ड होती है, जैसे कि हाईलाइन कार्टिलेज या जो बोन मॉडल बनाते हैं, तो उन कार्टिलेजेस में जो है वो एपोजिशनल ग्रोथ होती है। और इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ न्यू कार्टिलेज ओवर द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग कार्टिलेज जो है वो होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर बोन जो है वो पहले कार्टिलेज थी और कार्टिलेज जो है वो कैल्सिफाई हुआ और कैल्सिफाई होके जो है वो उसने बोन बनाई।
तो वहां पे जो है वो दोनों तरह की ग्रोथ चल रही होती है। जब बच्चा छोटे बच्चे से जब बड़े में जो है अडल्ट बन रहे होते हैं, जब बोन की एलोंगेशन हो रही होती है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ दोनों तरफ चाहिए, यानी फ्रॉम विद इन भी और उसके अलावा जो है वो एंड्स पे भी, ठीक है। तो उन केसेस में जो है वो इंटरस्टिशियल और एपोजिशनल ग्रोथ दोनों एट अ टाइम चल रहे होंगे। बट जब कार्टिलेज वेल फॉर्म्ड हो जाता है तो ये दोनों ग्रोथ पैटर्न जो है ये बेसिकली रिपेयर ऑफ द कार्टिलेज में जो है वो हेल्प करते हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज की अगर बात करें तो वहां पे जो है वो हमारे पास इंटरस्टिशियल ग्रोथ होगी, और अगर बाकी कार्टिलेज की बात करें तो वहां पे हमारे पास जो है वो एपोजिशनल ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेज। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको पता होना चाहिए कार्टिलेज का ओरिजिन, ठीक है, मेसेंकाइमल सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट। कैसे कॉन्ड्रोजेनेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके 4 स्टेप, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है और कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, आइसोजेनस ग्रुप क्या होता है, और मैट्रिक्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट क्या रिलीज करता है, क्या फॉर्म करता है, उसके बारे में जो है वो आपको पता होना जरूरी है। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेज। अब जितनी भी क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन 3 तरह से होती है। एक होती है नेकेड आई अपीयरेंस, यानी हमने डायसेक्शन की और हमें जो है वो नजर क्या आया कि किस तरह का कार्टिलेज है। दूसरी होती है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। और तीसरी होती है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो किस जगह पे प्रेजेंट है और वहां पे उसको कितना स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस बियर करना पड़ रहा है। तो इन सब जो है वो चीजों को लेके क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है। इसमें 3 तरह की क्लासिफिकेशन कार्टिलेज जो है दैट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वी हैव हाइलाइन कार्टिलेज, वी हैव इलास्टिक कार्टिलेज एंड वी हैव फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। अब इसमें से जो है वो जब हम हाइलाइन कहते हैं तो हाइलाइन मींस ग्लास लाइक, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और अगर हम फ्रेशली कट हाइलाइन कार्टिलेज देखें तो लाइट ब्लू अपीयरेंस दे रहा होता है। इसी तरीके से इलास्टिक फाइबर्स की बात करें तो हमें थोड़ा सा व्हाइटिश अपीयरेंस दे रहा होता है। फाइब्रस की बात करें तो फाइब्रस उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसकी अपीयरेंस, ठीक है। तो फाइब्रस जो है वो ये है कि उसकी प्रॉपर्टी है कि फाइब्रस टाइप जहां भी होगा उसको बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस का सामना है। कहाँ होता है हम देख लेते हैं। अब हाइलाइन मींस, और ये बार बार वाइवा में पूछा जाने वाला सवाल है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कार्टिलेज में पूछते हैं आइसोजेनस ग्रुप, ठीक है। आपने मैट्रिक्स को ब्लू क्यों बनाया है, सल्फेटेड गैग्स, ठीक है। और ये 2-3 ऐसे पेट सवाल हैं जो आपसे हर हालत में पूछे जाते हैं और हर एक से पूछे जाते हैं। तो ये 3-4 सवाल है, अगर नोट डाउन कर लो तो प्लीज इसको याद रखना। हाइलाइन को हाइलाइन क्यों कहते हैं? हाइलाइन को हाइलाइन जी कर सकते हैं आप? क्या बेटे? मैम ये सवाल प्लीज रिपीट कर दें आप। बेटे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कार्टिलेज में कि आइसोजेनस ग्रुप का क्या मतलब है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? क्या हम पूरी कॉन्ड्रोजेनेसिस कराएंगे इसमें? बेटे कॉन्ड्रोजेनेसिस नहीं, आप उसमें कह दें कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ठीक है। या कॉन्ड्रोजेनेसिस में आपके देखो 4 बातें बतानी है आपने कहना है कि कार्टिलेज मेकिंग जब स्टार्ट होती है तो मेसेंकाइमल सेल से जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है जब मैट्रिक्स सिक्रीट करना शुरू करते हैं तो वो ट्रैप हो जाते हैं इन लेक्यूने या स्मॉल स्पेसेस जहां पे उनके माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और जो ट्रैप हुए हुए स्पेसेस के अंदर जो है जो सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और वो क्योंकि वहां पे माइटोसिस हो रही है, एक ही जैसे सेल जो है वो सिंगल लेक्यूने में प्रेजेंट है, तो इन एक ही जैसे सेल्स को हम आइसोजेनस ग्रुप्स कहते हैं। आइसोजेनस का मतलब भी देखोगे तो वो यही निकलेगा, ठीक है। तो आइसोजेनस का मतलब मैट्रिक्स जो है वो ब्लू स्टेन क्यों करते हो, ठीक है। मैट्रिक्स ब्लू स्टेन इसलिए करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स का बेसिक पार्ट है सल्फेटेड गैग्स, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेटेड गैग्स इन द मैट्रिक्स को हम ब्लू स्टेन करते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है बेसोफिलिक होना, ठीक है। यानी वो बेसोफिलिक यानी ब्लू स्टेन लेता है, तो इसलिए हम उसको ब्लू स्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये बेटे ये वाले सवाल वो हैं जो हर एक स्टूडेंट से पूछा जाता है, ठीक। और बाकी जो है वो हो जाता है कि क्लासिफिकेशन आपसे बहुत सिंपल है कि 3 तरह से जो है वो क्लासिफाई करते हैं।
फिर आ जाता है कि हाईलाइन को हाईलाइन क्यों कहते हैं, इलास्टिक को इलास्टिक क्यों कहते हैं, फाइब्रस को फाइब्रस क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इनके अगर नाम देखोगे तो नाम से पता चल जाता है। हाईलाइन मींस ग्लास लाइक, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हाईलाइन कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इसकी फर्दर वजह जो है वो ये होती है कि इसके अंदर हाईलाइन कार्टिलेज के अंदर टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, ये टाइप 2 फिब्रिल्स होते हैं। और वो फिब्रिल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वो इतने थिन होते हैं, जो ये कोलेजन फाइबर्स हैं वो इतने थिन होते हैं कि दे आर बियॉन्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो इसलिए ये कार्टिलेज हमें ट्रांसपेरेंट नजर आता है। ये बात आपको बेटे रट्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक से पूछी जाती है। हाईलाइन को हाईलाइन क्यों कहते हैं? पहली बात, हाईलाइन वर्ड का मीनिंग है ट्रांसपेरेंट और ग्लास लाइक। और दूसरी चीज, दूसरा रीजन जो कि लॉजिकल रीजन है कि इट कंसिस्ट ऑफ टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स व्हिच आर वेरी थिन एंड दे आर बियॉन्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, इसलिए हमें वो ग्लास लाइक नजर आता है। अब मेरे ख्याल है मैंने इतनी दफा रिपीट किया, आपको ये बात याद हो गई होगी। यस मैम। यस मैम। याद हो गई है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो सवाल है बेटे कि जो वाइवा में हर एक से पूछा जाएगा, और हर एक ने यही दो बातें बतानी है कि हाईलाइन को हाईलाइन हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब हाईलाइन की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी विदाउट पेरिकॉन्ड्रियम जो कार्टिलेज इसको कहते हैं, और दूसरा होता है कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल मींस रिब्स, तो कॉस्टल कार्टिलेज जो रिब्स को अटैच करता है स्टर्नम के साथ, उस कार्टिलेज को हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हाईलाइन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बॉडी में देखो तो आपको इस पिक्चर में जो है वो नजर आ रहा होगा। वी हैव कार्टिलेज ऑफ द नोज, आपके जो है वो जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके अलावा कॉस्टल कार्टिलेज है। ये जितने भी स्मॉल कार्टिलेजेस जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर ऑल हाईलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है ये सारे के सारे आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रेकियल रिंग होता है, ये सारा का सारा जो ट्रेकियल रिंग है, दिस इज ऑल्सो हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये भी हाईलाइन कार्टिलेज के आता है। अब हाईलाइन कार्टिलेज की जो है वो प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्टिलेज सेल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? सिंगली और इन ग्रुप, आइसोजेनस ग्रुप। ठीक है, 2 और 4 सेल्स इनसाइड द लैक्यूने। तो हाईलाइन कार्टिलेज की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर आइसोजेनस ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज मैट्रिक्स जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन टाइप 2, और कोलेजन टाइप 2 अगेन वेरी थिन बियॉन्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट है। A brown substance, it is homogeneous, clearly basophilic, and it consists of glycoproteins, hyaluronan and aggregan. Hyaluronan में जो है वो हमारे पास आ जाते हैं sulfated and non-sulfated gags, but abundant sulfated gags हैं तो blue appearance, basophilic appearance of the matrix जो है वो हमें नजर आती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम होती है, और पेरिकॉन्ड्रियम जहां होगी, यानी आपके पास कॉस्टल कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होगी, आप नेजल कार्टिलेज की बात करें वहां पे भी पेरिकॉन्ड्रियम होगी, आप ट्रेकियल रिंग की बात करें या ट्रेकिया की बात करें तो वहां जो कार्टिलेज है हाईलाइन, वहां पे भी पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होगी। ठीक है, बाकी आप जितना आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जॉइंट वाले कार्टिलेज की बात करें तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होगी। ठीक है, अब वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे बेसिकली कवर्स द जॉइंट सर्फेसेस। ठीक है, अब वो हर जगह जहां भी आपको जॉइंट नजर आ रहा है वहां पे आपको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करता हुआ जो है वो कार्टिलेज आपके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के साथ होता है। ठीक है, और ये कार्टिलेज क्यों है? ये कार्टिलेज इसलिए है क्योंकि स्लाइडिंग होती है जॉइंट्स में, तो उस स्लाइडिंग को स्मूथ रखने के लिए वी नीड अ हार्ड सरफेस जो कि साइनोवियल फ्लूइड के साथ मिलके एक स्लाइडिंग सरफेस बनाए ताकि हमारी जॉइंट मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो। अब जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम आपको जो है वो डायग्राम में आपको बताएंगे, एक आर्टिकुलर कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाना बताते हैं और एक हम बताते हैं आर्टिकुलर का और एक कॉस्टल कार्टिलेज का, यानी एक विद पेरिकॉन्ड्रियम और एक विदाउट पेरिकॉन्ड्रियम। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो क्या होता है? हमने कहा कि वो हाईलाइन कार्टिलेज है बट इट इज डिवॉइड ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, यानी इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। और उसका रीजन, कार्टिलेज एवास्कुलर है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है। अगर आप ये वाली
जगह अगर आपको समझ आ रही हो तो ये होगी बोन के ऊपर जो है जहाँ पे ये कार्टिलेज अटैच होता है, ये आर्टिकुलर डिस्क अटैच होता है, और यहाँ पे जहाँ पे ये मेरा कर्सर है ये बेसिकली जॉइंट कैविटी होगी, ठीक है। तो ये जॉइंट कैविटी होगी, यहाँ पे होगा साइनोवियल फ्लूइड, तो इसको पेरिकॉन्ड्रियम की जरूरत ही नहीं है, इसको ब्लड वेसल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी न्यूट्रिशन साइनोवियल फ्लूइड से जो है वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वी डोंट नीड एनी पेरिकॉन्ड्रियम और एनी कवरिंग। अब इसकी जो है वो लेयर्स होती हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज की, ठीक है। हाईलाइन में तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने पढ़ा आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम, इनर सेल्यूलर लेयर है जिसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे, और उसके बाद अंदर मैट्रिक्स है जिसके अंदर आइसोजेनस ग्रुप ऑफ सेल है, यानी ये बेसिक आपकी जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज बन जाएगा। हम आर्टिकुलर की बात करते हैं तो आर्टिकुलर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसका एक आउटर जोन होता है, ये आउटर लेयर होती है जिसको हम टेंजेंशियल जोन कहते हैं। फिर हमारे पास एक मिडिल लेयर होती है, और फिर एक डीप लेयर होती है, और फिर एक कैल्सिफाइड लेयर होती है। तो टोटल 4 लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और हर एक की प्रॉपर्टीज फर्क होती हैं। तो ये लिटिल बिट बच्चों को जो है वो डिफिकल्ट लगता है ड्रॉ करने में, पढ़ने में, लेकिन इतना है नहीं। यानी हमारे पास ये सरफेस हो गया, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का, जिसके ऊपर कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, सिंपल सरफेस है। और सरफेस जो है वो कैसे डिमार्केट होगा, यहाँ पे फाइबर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अब फाइबर्स कौन सी प्रेजेंट है इसमें? इसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर है, ठीक है, क्योंकि क्लियर अपीयरेंस दे रहे हैं तो टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स हैं, एंड दीज कोलेजन फाइबर्स आर पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल क्यों? क्योंकि इसने कंप्रेशन बहुत ज्यादा, मैकेनिकल स्ट्रेस बियर करना है, तो वो पैरेलल होंगे फाइबर्स, तो वो इसको स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है। तो पैरेलल फाइबर्स, और उसके साथ आप यहाँ पे अगर देखो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे दीज आर फ्लैटेंड सेल्स, और ये फ्लैटेंड सेल्स क्या हैं? दीज आर कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, ठीक है। यानी यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट ने मैट्रिक्स रिलीज किया तो ये सिंगल एंटिटीज बन गई, ये सिंगल बन गई तो ये आ जाएगा हमारा ट्रांजिशनल लेयर। ट्रांजिशन मींस चेंज, मिडिल लेयर या ट्रांजिशनल लेयर कहते हैं इसको। तो ऊपर जो है वो फाइबर्स हैं विच आर पैरेलल टू द सरफेस, हमारे पास सेल्स हैं फ्लैटेंड या एलिप्टिकल which are also parallel to the surface, और उसके बाद जब ये मैट्रिक्स रिलीज करें तो इंडिविजुअली जो है वो मिडिल लेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे, और ये चेंज हो रहे हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोसाइट्स में, इसलिए हम इसको ट्रांजिशनल या जो ट्रांजिशन हो रही है, जो चेंज हो रही है सेल की प्रॉपर्टीज में, वो लेयर कर देंगे। फिर उसके बाद ये आइसोजेनस ग्रुप्स बना लेंगे, और ये डीप रो में ये यूं इस तरह से जो है वो वर्टिकल रोज की फॉर्म में जो है वो आ जाएंगे। ये आप देखो ये आइसोजेनस ग्रुप्स है, बट इन्होंने अपने आप को जो है अलाइन किया हुआ है वर्टिकल रोज में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो अब फाइबर जो है वो वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे टाइप 2 फाइबर्स पैरेलल थे, यहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आ गई सेल्स के साथ, और यहाँ पे जब वर्टिकली अरेंज हुए तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई कोलेजन फाइबर्स की, जो कि टाइप 2 फाइबर्स हैं। और उसके बाद जो लास्ट जोन है वहां पे कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है बोन की। तो यहाँ पे आपको बोनी पार्ट नीचे नजर आ रहा है, तो ये इसके साथ अटैच होने के लिए यहाँ कैल्सिफिकेशन हो गई, और यहाँ पे सेल्स जो थे जो कॉन्ड्रोसाइट्स थे वो पैरेलल वर्टिकल रोज के अंदर ही अरेंज है। तो अब इसमें टोटल 4 जोन्स, आउटर जोन जिसमें सेल एंड फाइबर्स बोथ आर पैरेलल टू द सरफेस, ट्रांजिशनल जोन चेंज का जोन कि जिसके अंदर एलिप्टिकल सेल राउंडेड, ठीक है, और अगेन वही कॉन्ड्रोजेनेसिस वाला अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ट्रांजिशनल लेयर आ गई, चेंज आया, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइबर्स आ गई, फिर डीप लेयर या रेडियल लेयर आ गई जिसके अंदर वर्टिकल रोज ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स और फाइबर्स भी जो है वो वर्टिकल रोज में आ गए, और फिर उसके बाद कैल्सिफिकेशन हुई और कैल्सिफाइड कार्टिलेज बन गया, और नीचे उसके जो है वो हमारे पास स्पॉन्जी बोन आ गई। यहाँ पे भी अगर अगेन वही उसी तरह से जो है वो आपको नजर आएगा, सुपरफिशियल जोन आ गया, टेंजेंशियल लेयर जिसको कहा, फाइबर्स के अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, फिर उसके बाद जो है वो ट्रांजिशनल जोन आ गया, कुछ इस तरह से नजर आएगा, वर्टिकल रोज नजर आएंगी, डीप जोन आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो कैल्सिफाइड जोन आ जाएगा जिसमें बोन के साथ जो है वो अटैचमेंट आ जाएगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी हमारे कार्टिलेज में हाईलाइन की 2 टाइप्स हो गई, एक हो गया पेरिकॉन्ड्रियम के साथ, एक हो गया विदाउट पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि
आर्टिकुलर है। फिर आ जाते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। नाम से पता चलता है कि इस कार्टिलेज में जो है वो क्या होगा, ढेर सारा इलास्टिक फाइबर होगा। ठीक है, अब ये कार्टिलेज सेल्स जो हैं दे आर लार्जर, दे आर मोर न्यूमरस, पैक्ड मोर क्लोजली। इलास्टिक कार्टिलेज में जो है वो क्या है, दोनों तरफ पेरिकॉन्ड्रियम होगी। पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो अंदर आपकी न्यूट्रिशनल सप्लाई देगी। बट इसका स्पेशल फीचर जो है कि कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर आपके बहुत ज्यादा जो है वो इलास्टिक फाइबर जो है वो प्रेजेंट होगा। प्रोटीन इलास्टिन होगा जो कि इलास्टिक फाइबर जो है वो बनाता जाएगा, और इसका फंक्शन जो है वो क्या है, सपोर्टिव, और उसके अलावा जो है वो रेजिलिएंट होगा। ऑब्वियसली इलास्टिक है तो इसकी प्रॉपर्टी होगी रेजिलियंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑरिकल के अंदर होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल एकाउस्टिक मेयाटस जो है यानी ईयर में वहां पे होगा। तो हम इसकी एग्जांपल जो मोस्टली जो करते हैं ना, वो करते हैं कि ऑरिकल ऑफ द ईयर जो है वहां पे हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो लेरेंजियल कार्टिलेज है, ये लेरिंग्स है, तो लेरेंजियल कार्टिलेजेस जितने भी हैं दे आर ऑल इलास्टिक कार्टिलेजेस, जिसमें एपिग्लॉटिस ये जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास कॉर्निकुलेट स्मॉल कार्टिलेजेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, ये क्यूनिफॉर्म और एरेटिनाइड। ठीक है, ये सारे के सारे कार्टिलेजेस ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे, बट एग्जाम्पल में इनके नाम याद करना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज में जो है वो आ सकते हैं। तो ये जितने कार्टिलेजेस हैं एक्सेप्ट ये बिगर वन जो थायराइड कार्टिलेज है, ये हाईलाइन कार्टिलेज है, बाकी जितने स्मॉल कार्टिलेज, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसके एग्जाम्पल में इलास्टिक कार्टिलेज की के ऑरिकल ऑफ द ईयर और एपिग्लॉटिस जो लार्जर कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स है, और उसके बाद जो है इनके नाम अगर नहीं याद होते ना तो जरूरत नहीं है, आप इसको स्मॉल कार्टिलेजेस ऑफ द लेरिंग्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो जो है वो ये कार्टिलेजेस जो है इसके एग्जाम्पल है इलास्टिक कार्टिलेज। देन वी हैव फाइब्रो कार्टिलेज। अब फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो नाम से पता चलता है कि इसके अंदर जो है वो ढेर सारा फाइबर होना चाहिए, और जहां भी फाइबर होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेस को जो है वो बियर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ढेर सारा कोलेजन फाइबर है, और इन बिटवीन दीज कोलेजन फाइबर्स वी हैव दीज कार्टिलेज सेल्स। ठीक है, अब कार्टिलेज सेल्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से पैरेलल रो अरेंजमेंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी ये पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं, और उनके दरमियान में आपको ये यूं इस तरह से जो है वो कार्टिलेज सेल्स मिल जाएंगे, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट जो है वो मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि सेल्स कम है तो मैट्रिक्स भी कम होगा। और ये जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है या ये कोलेजन फाइबर्स हैं, तो ये जो है ये सारा का सारा इसकी वैस्कुलर सप्लाई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ से न्यूट्रिशन डिफ्यूज होकर यहाँ मिलेगा। तो सो फाइब्रो कार्टिलेज डू नॉट नीड एनी पेरिकॉन्ड्रियम और स्पेशल लेयर जो कि इसको न्यूट्रिशन दे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द इतना ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू है तो वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स कंपोनेंट कम है तो सल्फेटेड गैग्स भी ऑब्वियसली कम है, तो ये जो है ये कोई इसका ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो बेसोफिलिक अपीयरेंस नहीं दे रहा होता। इसमें जो है फाइबर कंपोनेंट ज्यादा है, तो फाइबर्स ऑलवेज एसिडोफिलिक या पिंक आपको जो है वो अपीयरेंस देते हैं, तो ये जो है ये एसिडोफिलिक या पिंक अपीयरेंस दे रहा होगा इसका जो मैट्रिक्स है। और क्या है फंक्शन इसका है सपोर्टिव, और क्या है विद टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जहां फाइबर ज्यादा है, आप टेंडन की बात करो, आप लिगामेंट की बात करो, जहां ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वहां पे हमारे पास फाइबर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पे जो है वो प्रेजेंट होता है फाइब्रो कार्टिलेज, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी में प्रेशर जो बियर करना होता है वो इस एरिया में इस कार्टिलेज ने करना होता है। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट जो कि जैसे सिम्फाइसिस प्यूपस है, तो यहाँ पे जो कार्टिलेज है दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज। अब इसमें याद क्या रखना है, अब याद रखने के लिए पहले जो चीजें थी मैंने आपको बताया, कार्टिलेज के जो है वो कंपोनेंट्स, कार्टिलेज जो है वो आइसोजेनिक ग्रुप क्या होता है, कार्टिलेज फॉर्मेशन क्या होती है, वो मैट्रिक्स को जो है वो मैट्रिक्स ब्लू क्यों नजर आता है, वो सारी चीजें तो हो गई। फिर उसके बाद आ गया कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या होती है, आउटर फिब्रिस इनर सेल्यूलर लेयर, जहां पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है वहां क्यों नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है वहां पे, और जहां पे है वहां क्यों रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है, हाईलाइन,
hyaline without perichondrium, hyaline with perichondrium, and elastic and fibrocartilage. Again, distribution very important. और उसके अलावा जो है वो difference between the three cartilages. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे पोर्शन में. बाकी तो वाइवा में ज्यादा पूछे जाते हैं. तो आपसे पूछा जाएगा कि बेटे write down any three histological difference between hyaline, between fibro and between elastic cartilage. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं. और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर एक की आपको पता होना जरूरी है कि किस टाइप का कार्टिलेज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता होना जरूरी है. बेटे कोई सवाल पूछना है तो पूछें आप, टाइम हो गया आपका. यस मैम, ये बता दें कि जो वाइवा डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बैच वाइज होगी या पहले मतलब हिस्टो एम्ब्रियो के हिसाब से होगी? नहीं बेटे, हिस्टो एम्ब्रियो नहीं होगी. अगेन वही पैटर्न होगा कि आपको रोल नंबर्स जो हैं वो आपको मिल जाएगी लिस्ट उसी तरीके से. तो आपने ग्रुप्स बनाने होंगे क्योंकि अब जो है वो हमारे पास सीनियर टीचर्स लेते हैं हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का वाइवा. बाकी जो आपके डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनमें से जो सिर्फ सीनियर हैं सिर्फ वो लेंगे. ठीक है, हर कोई नहीं लेता. तो हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स जो है वो कम है. तो स्टूडेंट जो है वो आई थिंक 12 और 13 स्टूडेंट पर टीचर है. ठीक है, तो वो आप वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, जो भी आपके रोल नंबर्स होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप अपने जो आपका टीचर है उसको इनवाइट भेजेंगे. वो उस ग्रुप में जो है वो इंडिविजुअली सबसे वाइवा लेगा. पहले ये डिसाइड हुआ था कि हाँ जी कि हम 8 o'clock शुरू करेंगे वाइवा, लेकिन मेरा ख्याल है कि 8 से 9 आपका कार्टिलेज का प्रैक्टिकल होगा. और प्रैक्टिकल के बाद आपकी क्लासेस जब खत्म होंगी, आई थिंक 1 o'clock आपकी क्लास मंडे को खत्म होती है. तो आफ्टर 1 o'clock जो है वो आपका वाइवा जो है वो स्टार्ट होगा. ठीक है, आपका टीचर और ए और डी जी बेटे, और टीचर दोनों सवाल पूछेगा. ए और डी. सॉरी, ओके ठीक है. बैचेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पहले बैच ए बी का पहले दिन होगा, इस तरह होगा? बेटे इसी तरीके से है. हाफ स्टूडेंट्स को पहले दिन डिवाइड किया और बाकी हाफ जो है वो सेकंड डे पे होगा. ठीक है, हाफ जो है यानी वो पहले बैच ए और बी होंगे. मैम बैच का बता दें, पहले बैच ए और बी का होगा या सी और डी का? बेटे ये अभी जो है वो मैंने पहले डिसाइड करेंगी कि पहले CD का लेना है कि AB का लेना है. ये आपको जो है वो होपफुली कल शाम को या परसों मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग जो है वो आपको लिस्ट मिलेगी कि आपका वाइवा किन टीचर्स के पास है. ठीक है, आपने उसी तरीके से वही पैटर्न है वाइवा का, लेकिन आपके पास क्योंकि सीनियर टीचर्स हैं तो वो आपसे एम्ब्रियो का वाइवा भी लेंगे और आपसे हिस्टो का वाइवा भी एट ए टाइम ही लेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हिस्टो का टाइम अलग है और एम्ब्रियो का अलग है. वही टीचर आपसे एम्ब्रियो भी पूछेगा और हिस्टो भी पूछेगा. सही हो गया मैम. और कुछ पूछना है? और मैम फर्स्ट से कॉलेज खुल जाएंगे? मेरा ख्याल है कि फर्स्ट से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. फर्स्ट से ना हुए तो आई थिंक 7th गवर्नमेंट ने डेट दी है दूसरी. ओके मैम. हाँ तो मैम, हाँ जी बोले. शुक्रिया मैम हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस ये जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा मैम, उसके अंदर हमने तो भी प्रिसाइज क्या क्या बताएंगे? ये मैं बताती हूँ. जब हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस की बात आती है ना बेटे, तो उसमें जो है वो आपने बताना होता है जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. यानी आपने ये नहीं बताना कि ये नोज में होगा, ये ऑरिकल में होगा और ये यहाँ पे. ये हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है. हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस है आइसोजेनस ग्रुप जो है वो है कि नहीं है. ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम है कि नहीं है, इलास्टिक उसमें फाइबर जो है वो है कि नहीं है. ये सारे के सारे हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस में जो है वो चीजें आती हैं. और तीनों में जैसे फाइब्रो है तो वो भी जो है वो उसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो इसी तरीके से सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ये सारा का सारा जो है ये एक टेबल जो है ये आपको तुम गूगल करो, तुम्हें जगह जगह जो है ये टेबल बने हुए नजर आ जाएंगे. ठीक है, पहले जो है वो आपकी किताबों में भी जो है वो ये दिया हुआ होता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब नहीं है. जेनक्वेरा जो है उसमें आई थिंक इस तरह के टेबल्स जो हैं वो अब बने हुए हैं. जो नया एडिशन है जेनक्वेरा का, आपकी लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें पड़ी हैं. वैसे ऑनलाइन भी अगर आप जेनक्वेरा को जो है वो देखोगे तो वहां पे आपको ये टेबल्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छे दिए हुए होते हैं टेबल्स. मैम फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर जो आइसोजीनस ग्रुप नहीं होते,
ये फाइब्रोकार्टिलेज में बेटे बाकी सब में हमने देखा कि वो प्रॉपर ग्रुप बना होता है, इसमें ये फाइबर इतना ज्यादा होता है कि उसको कंप्रेस करके जो है वो आपको ये हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ग्रुप्स तो है ना, तो आप इसको देखोगे अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स जो है वो फर्क होगी। जैसे हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज में कहा कि उसके चारों लेयर में अरेंजमेंट फर्क है, यानी सबसे ऊपर वाली लेयर में फ्लैट सेल्स हैं, फिर सिंगल एंटिटी हो गई, फिर उसके बाद जो है वो वर्टिकल रोज में हो गए, और फिर उसके बाद जो है वो कैल्सिफिकेशन शुरू हो गई मैट्रिक्स की। ओके और कुछ पूछे? लेक्यूने ऑफ कार्टिलेज को किस तरह डिफाइन करेंगे? बेटे लेक्यूने क्या है? लेक्यूने इज द स्पेस, लेक्यूने इज द स्पेस वेयर सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं दैट स्टे, वो वहां पे स्टे करते हैं, या आइसोजेनस ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स जहां पे रिजाइड करते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड लेक्यूने। लेक्यूने इज अ स्मॉल स्पेस, ठीक है। और वो स्मॉल स्पेस क्यों जनरेट हुई? वो स्मॉल स्पेस इसलिए जनरेट हुई क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट जो है वो माइटोसिस भी कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो हमारे पास पेरीसेल्युलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। पेरीसेल्युलर के बाद जो है वो टेरिटोरियल मैट्रिक्स, यानी आइसोजेनस ग्रुप पूरे का पूरा एक ही जगह पे इकट्ठा है, तो उसने बाहर एक छोटी सी बाउंड्री वॉल बना ली, और वो बाउंड्री वॉल जो बना ली और वो जो एक जैसे सेल वहां पे रिजाइड कर रहे हैं, तो वो जो स्पेस छोटी सी बन गई उस बाउंड्री वॉल के अंदर, जिसको हम टेरिटोरियल मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्पेस बन गई है उसको हम लेक्यूने कह रहे हैं, ओके मैम, ठीक है। अब इंशाल्लाह वाइवा में मिलते हैं, और प्लीज वाइवा में जो है वो सिली मिस्टेक्स, और आपके मैंने जो जैसे कहा है टीचर आपसे बहुत बेसिक बातें पूछते हैं, तो अगर आपको बेसिक बात नहीं पता, अगर आपको किसी एपिथेलियम की डेफिनेशन नहीं पता, ठीक है, तो ये बेटे एक बहुत ही स्टूपिड सी बात है। बेसल मेम्ब्रेन है या बेसल लैमिना है, आपको उसका पता होना चाहिए कि उसमें जो है वो कितनी उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। आपको इंटरसेल्युलर जंक्शंस का जो है वो पता होना चाहिए कि जोनुला का क्या मतलब है, मैक्यूला का क्या मतलब है, यानी ये बहुत बेसिक बातें हैं। और उसके अलावा जो है ये वाले जंक्शंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपसे कोई माइटोसिस मियोसिस नहीं पूछ रहा, आपसे जो है वो अब हम हिस्टोलॉजी पूछेंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर कैसे बनते हैं, इलास्टिक फाइबर की 3 स्टेजेस क्या होती हैं, यानी ये सारी चीजें वो हैं जो आपके लेक्चर में आपको बताई जाती हैं, आपकी किताब में लिखी नहीं है। तो आपको बेसिक डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, और जैसे एपिथेलियम है उसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है उसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, हर कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी, और ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में कहाँ ज्यादा पाया जाता है, एडिपोस टिश्यू कहाँ अबंडेंट होता है, उसके अलावा जो है वो रेटिकुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं और बहुत बेसिक सवाल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। किताब में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मुश्किल बातें लगती हैं, लेकिन ये जब मैं आपको क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर बता रही होती हूँ तो ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले कितने सालों से हर स्टूडेंट से यही पूछा जा रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि जो है वो मैट्रिक्स ब्लू क्यों नजर आता है, ये आप जब ड्रॉ करते हो तो ब्लू क्यों बनाते हो, इतनी बेसिक बात है ये कि जब आपने नीली पेंसिल पकड़ के उसको बना दिया तो आपको ये तो एटलीस्ट पता होना कि वो क्यों हम ब्लू बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों स्टेन्स हैं, ये दोनों कलर पेंसिल्स नहीं है, एक एसिडोफिलिक है एक बेसोफिलिक है। तो जो स्ट्रक्चर हमें सेल में एसिडोफिलिक नजर आएगा टिश्यू में, उसको हमने पिंक बनाना, जैसे आप कोलेजन फाइबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज है ना, तो उसको पिंक बनाते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ऑलवेज ब्लू बनाते हो क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एसिड है, एसिड की एफिनिटी टुवर्ड्स बेसिक स्टेन होगी। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप पढ़ोगे ना अपने ये चैप्टर, सेल का चैप्टर पढ़ोगे, ऑर्गेनल पढ़ोगे, तो आपको ऑर्गेनल्स पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि जो है वो हमने नीला क्यों बनाया है, और इसको जो है वो हमने दूसरा जिसमें एसिड ज्यादा है वो बेसिक स्टेन लेगा, और जिसमें बेस ज्यादा है वो एसिडिक स्टेन लेगा। सिंपल सा रूल है। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए हिस्टोलॉजी के वाइवा के लिए। वरना और बाकी क्लासिफिकेशन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन
कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन, यही सवाल हैं जो सारे टीचर्स आपसे जो है वो पूछेंगे, और सिलेबस से बाहर कोई टीचर नहीं जाता। इसी तरीके से एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो को अच्छे से पढ़ा हुआ हो। जी मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेटे मैं इतनी देर से जो बोल रही हूँ ना, पिछले 10 मिनट से वो इम्पोर्टेंट Yes, क्वेश्चन ma'am. ही बोल रही थी। यस मैम, वही जी मैं मैम, ये आप बार इसको क्यों रिपीट बता करते रहे हैं। हैं? एम्ब्रियो बता दें थोड़ा। एम्ब्रियो में तो बेटे आपके मेरे ख्याल में बहुत छोटा सा सिलेबस है। यस मैम, उसमें है तो थोड़े ही टॉपिक, इतने ज्यादा नहीं है। हाँ, तो बस उसी को जो है वो पढ़ा हो। आप कौन सी किताब से बच्चे पढ़ रहे हो? बस एक एहतियात करना कि छोटी किताब से मत पढ़ना। मैम केएलएम सही है या लैंगमैन से पढ़ें? बेटे इनिशियल चैप्टर जो है ना, वो मैं हमेशा लैंगमैन रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि लैंगमैन की लैंग्वेज बहुत आसान है। आपको जो है वो एक सिंगल सेल ओवम से जैसे जाइगोट बनता है ना, तो जाइगोट बनने से लेके और बाकी जहाँ तक अभी तक आपको पढ़ाया गया है ना, वहाँ पे पूरे का पूरा जो है वो एक कहानी की तरह उसने बताया हुआ है। यानी आपको वो पूरी बात जो है वो समझ आती है। ठीक है? तो अगर वहां से पढ़ोगे और उसमें जो है वो बैक साइड पे जो क्लिनिकल्स दिए हुए हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। ऑब्वियसली क्लिनिकल के लिए केएलएम भी देखो, लेकिन जो है वो लैंगमैन से एक दफा रीड जरूर कर लेना। सही हो गया मैम। ठीक है? तो 30-20 होगा, 30 हिस्टोलॉजी, 20 मार्क्स जो है वो आपके। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री नहीं होती, और इसके साल में सिर्फ 3 टेस्ट होते हैं, और उन्हीं टेस्ट की बेस पे आपकी इंटरनल असेसमेंट जाती है। तो प्लीज इसको सीरियस लेके आप पढ़ेंगे, इसको आपने मजाक नहीं समझना। और क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री नहीं होता, फेल का मतलब होता है कि आपने अपने नंबर जो है वो गंवा दिए इंटरनल असेसमेंट के। तो इसलिए प्लीज जी मैम। पढ़ें, बहुत ज्यादा नहीं है सिलेबस, वही चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो। एटलीस्ट सेल तक तो वही चीजें हैं, सिर्फ एपिथेलियम आपके लिए नया होगा और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, मैम थैंक वैसे यू अगर बच्चों। बोलो आज हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है, मतलब जिस तरह का बैच बेटे, वो वाइज। जब तक मैडम नहीं कहेंगी ना, मैडम तहरीन, तब तक जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं आपको भेज सकती। ठीक है मैम, चलें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।